अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रा हटके। आज जुमे का दिन है, कॉल इन डे है और नंबर्स स्क्रीन पर भी चल रहे हैं। मैं एक बार आपके लिए दोहरा भी देता हूँ, 02132330093 और इनकी जगह 28 और 30 भी आप डायल कर सकते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं डॉक्टर अहमद मैनचेस्टर यूके से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम ज़रा, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा ज़रा, मुझे थोड़ी सी इस पे बात करनी थी। प्रॉब्ली गोइंग टू बी अ वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन। जो भी दारुस्सेहत में जो इवेंट हुआ था उसके बाद वो हॉस्पिटल सील हुआ था, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ही कोई बेहतर तरीका था इस सूरत हाल को हैंडल करने के लिए। मेरे ख्याल में जो भी इवेंट हुआ था वो उसको थॉरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था बाय हेल्थ केयर कमीशन और जो भी रेलेवेंट हेल्थ अथॉरिटीज हैं, PMDC हो गई आपकी, और उसके बाद जो भी अगर कोई सस्पिशन होता वहाँ पे कोई नेग्लिजेंस हुई है तो जो भी रिस्पॉन्सिबल होते उनको थ्रू प्रॉपर चैनल, चाहे वो PMDC हो, उसके थ्रू इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। मतलब दारुस्सेहत हॉस्पिटल जिस जगह पे है वहाँ पे इतना थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, अगर आपने वहाँ पर एक मेन हॉस्पिटल बंद कर दिया तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब इट्स काइंड ऑफ गुड सर्विस टू द लोकल कम्युनिटी देयर। बहुत से अच्छे रिजल्ट्स भी होंगे दारुस्सेहत के, बहुत से लोगों को शिफा भी मिली होगी, बहुत से लोग सेटिस्फाइड भी होंगे उनकी परफॉर्मेंस से। तो एक सिंगल केस के ऊपर एक बड़ी फैसिलिटी को आपने बंद कर दिया, सील कर दिया, तो आई डोंट थिंक दैट इट्स अ रियली वेट। नहीं, ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं तो ये अनपॉपुलर ओपिनियन, लेकिन कमोपेश मैं आपके ओपिनियन को शेयर भी करता हूँ इसमें। और कल पिछले रोज़ ही इस पर जब हम बात कर रहे थे तो यही बात की थी कि देखें अगेन निशवा के वालिद साहब, निशवा के वालिदैन, उनकी फैमिली वालों की हम दुख को समझ नहीं सकते। जाहिर है उनकी ये डिमांड थी, लेकिन आई थिंक यू आर राइट इन सेइंग कि इससे बेहतर होता कि जो ज़िम्मेदारान हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें। अगर आपने हॉस्पिटल को फ़ाइन करना है, पीनलाइज करना है, बिल्कुल कर लें। और अगर शट डाउन भी करना है तो इस मकसद से कि इसकी SOPs को रिवाइज़ करके और गवर्नमेंट की ओवरसाइट, ज़ाहिर है इन सारी चीज़ों में जो महकमा सेहत है उसकी ओवरसाइट इन चीज़ों में ज़रूरी है। ये एक थोड़ा सा नीजर्क रिएक्शन है मेरा ख्याल है, और ज़ाहिर है कि पब्लिक प्रेशर की वजह से ही ये किया गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। क्यों हो सकता? हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। नीजर्क रिएक्शन है, जैसे कि अगर किसी मुजाहरे को रोकना हो तो कंटेनर लगा दो, और अगर किसी वारदात के बाद जो है पुलिस जो है उस जगह को घेर ले, या ये थाना बंद कर दो। हाँ, बहुत वारदात, हाँ थाना बंद कर दो, सड़क बंद कर दो, ये उसी तरह का रिएक्शन है। उससे ये है कि 2-3 घंटे के लिए तो तकलीफ होती है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं, और फिर जब अगला हादसा होता है तो फिर वही हरकत दोहराई जाती है। तो बेसिकली विजिलेंस की डिमांड करनी चाहिए कि जो प्रोविंशियल हेल्थ कमीशन है, मैंने पहली बार उसका नाम सुना। अगर ये निशवा का इंसिडेंट ना होता तो शायद नाम कम से कम मैं ना सुनता। तो ये इसकी जिम्मेदारी है कि विजिलेंस का सिस्टम कायम करे। प्राइवेट सेक्टर जो है उसको आज़ादी ज़रूर हो, लेकिन ओवरसाइट तो दुनिया में कहीं भी नहीं होती। तो ओवरसाइट जो है वो ये सारी चीज़ें हैं। नी जर्क रिएक्शन से मैं और मीडिया और बाकी लोग 3 घंटे के लिए खुश हो जाएंगे। जी हाँ, सिर्फ 3 घंटों के लिए। अगले दिन से जो है नहीं, बात बिल्कुल सही है। तो वही हुआ डॉक्टर साहब के अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट वी शेयर योर अनपॉपुलर ओपिनियन। और अगले कॉलर हैं, और पता नहीं पहले कॉलर कैसे नहीं है, कामरान अली साहब नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिली है हुक्मरानी देश के जब पारसाओं को, तो अपनी कौम क्यों फिर वारदाती होती जाती है। बजट उसका खसारे का और अपना भी खसारे में, हुकूमत भी हमारी हम जमाती होती जाती है। उबेर अबू जरी की नमकीन गजल की 2 अशार पेश किए हैं। मैंने भी हेल्थ से रिलेटेड ही एक जो है ना इशू की तरफ आपकी तवज्जो जो है ना गामजन करवानी थी जी। वो ये है कि सेरोलॉजी लैब जो है सिर्फ इस्लामाबाद में है। सिंध के अंदर भी थर के अंदर उसका कयाम होना था, फिर वो जामशोरो शिफ्ट की गई, फिर नवाबशाह शिफ्ट हुई 15 साल कबल।
लेकिन अभी तक उसका क़याम अमल में नहीं आया है, जिसके अंदर एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम बनाया जाना था, और जिसके लिए घोड़े और सांप भी पाले गए और वो फिर वडेरा शाही की नजर हो गए। तो मेरी बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध और वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा से इल्तमास है कि वो इसकी तरफ तवज्जो दें, और ये इसके बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। और इनफैक्ट एक और जो लूमिंग हेल्थ क्राइसिस है ख़ासतौर पर सिंध में, कि अभी मैं पढ़ा था कि रट्टो डेरों में शायद 13 या 17 बच्चों को डायग्नोज किया गया है विद HIV। और ये लड़काना के इलाके से पहले भी बच्चों को आई मीन, अब मैं एग्जैक्टली मुझे वो खबर मेरे सामने नहीं है तो मैं आपको 100% नहीं बता सकता, लेकिन 13 to 17 पीपल, इतना तो क्लियर है। वो बच्चे हैं या अडल्ट हैं ये मुझे नहीं पता। और पहले भी ख़ासतौर पर लड़काना से इस तरह की रिपोर्ट्स काफ़ी आई हैं, तो आई थिंक इस पर भी हमें अगले हफ्ते फिर गौर करना होगा। जी, राहिल अशर साहब हैं कराची से। वालेकुम दोनों भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, मैं आज एक बात करूंगा, छोटा सा बात स्टार्ट करूंगा कि जब हम छोटे थे ना, क्रिकेट खेलते थे, तो जब हमारे पास टीम में पूरे लड़के नहीं होते थे तो मुखालिफ टीम को कहते थे या 11-11 की बजाय ना 8-8, 9-9 प्लेयर्स कर लो, 2 प्लेयर्स अपने हमें दे दो, हमारी टीम में कर लो तो 9-9 बराबर हो जाएंगे। यही हाल इमरान खान साहब का है। 22-23 साल हो गए उनकी PTI को बने हुए, तो 22-23 लोग नहीं बना सके अपनी पार्टी में। उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री चला लें, कॉमर्स स्टेट चला लें, इंटीरियर चला लें, इंफॉर्मेशन चला लें, या कुछ और भी चला लें। एक बात। दूसरी बात है कि इमरान खान साहब बहुत, मैं उनकी माइंड को समझ गया कि जब उनको पता चलता है कि जी मीडिया और अवाम मेरे पीछे आ गए हैं कि जी मईशत नहीं समझ रही, अवाम तंग हो रहे हैं महंगाई से, वो शोषा छोड़ देते हैं। कभी ईरान में जाके कि जी ईरान में पाकिस्तानी ग्रुप जाके दहशतगर्दी कर रहे हैं, कभी बेनजीर बिलावल भुट्टो को साहिबा बोल देते हैं। आज उन्होंने चाइना में 1 अरब दरख्त को 5 अरब दरख्त कह दिए कि जी हमने 5 अरब कर दिए। ये पाकिस्तान की अवाम की अटेंशन और खासकर आप लोग मीडिया की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये करते हैं। आखिरी बात मैं करूंगा, ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के शोषण छोड़े जा रहे हैं ना, इमरान खान साहब को थोड़ी सी खुशफहमी हो गई है कि जो लोग इनको कुव्वत ताकत में पावर में लेके आए हैं उनके लिए जरदारी और शरीफ काबिल कबूल नहीं है। एक बात बता दूं, इमरान साहब अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई ना तो आप भी नहीं होंगे। एक साहब वो आएंगे जिनके लिए पूरे पाकिस्तान में एक जमाने में बैनर लगे थे कि जाने की बातें मत किया करो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, और ये कह रहे हैं ना कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ऐसे करते हैं, खुद खान साहब की अपनी अटेंशन भी आजकल डाइवर्ट ही रहती है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, काश ये सब कुछ काश मैं कह सकता कि सब कुछ डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि इसका मतलब है कि फिर तो कोई लंबी चौड़ी थिंकिंग है ना यार। हाँ, नहीं, उनकी अपनी अटेंशन भी एक जगह पे नहीं है। अच्छा, और जहाँ तक राहील भाई ने बात की सदारती निज़ाम की, तो मुझे पता है कि भाई अभी तक तो सारी सिर्फ अफवाहें ही हैं, लेकिन पाकिस्तान है यार, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। कोई चीज़ अब रूल आउट करने के लिए सच साबित हो यार, अक्सर अफवाहें सच ही साबित हो जाते हैं, अक्सर कंस्पिरेसी थ्योरी, कंस्पिरेसी फैक्ट बन जाता है। बट एजाज अहमद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मजाज हैं सर जी? अल्लाह करम सर। ये सर इस इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब कह रहे थे कि जब ऊपर ऑनेस्ट बैठा हो तो नीचे सारे मतलब ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं, सब कुछ सही से चल रहा होता है। और अब उनके फॉलोअर्स बोल रहे हैं कि नीचे सारे ही करप्ट हैं तो ऊपर खान बेचारा क्या करे। मतलब कि इसको जरा एलोबरेट करिएगा प्लीज। कर दिया ना आपने, कर दिया ना बॉस, अब हम क्या करें? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये अक्सर यही होता है। अब मतलब पहले कहते हैं कि एक दोहरा दे, नहीं देखें अब कम से कम 4 टर्म्स तो चाहिए ना। नहीं, एक चीज मैं बचपन से सुन रहा हूँ जी कि मिस्टर एक्स तो ठीक है, हाँ, उनके आसपास जो लोग हैं वो बहुत बुरे हैं यार, इनको निकाल दो ना यार। नहीं, और कभी कभी तो फिर आपने पता है ना, और तो -1 -2 वाला फॉर्मूला है। मिस्टर एक्स के आसपास जो लोग हैं ना, वो असल में मैंने अपॉइंट किए हैं, मिस्टर एक्स ने थोड़ी अपॉइंट किए। नबील खान है कराची से। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं आपकी तवज्जो जो है चाइनीज वजीर खारजा के बयान पे दिलाना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में ये ऐसा मुल्क है कि 30 साल से
यहाँ किसी भी जमहूरी हुकूमत को उसकी ट्रम्प पूरी करने नहीं दी जाती। ये चीनी वजीर खारजा ने कब कहा है? मैं नाम जानना चाहता हूँ, कौन से चीनी वजीर खारजा हैं ये जनाब अली मेरे सामने ही है, चाइनीज ये लिखा हुआ है इसको, कि उन्होंने कहा है जी वजीर आज़म इमरान। कहाँ लिखा हुआ है सर? कहाँ लिखा हुआ है? पढ़ के सुना दो। नहीं आई कहाँ से है? अखबार में लिखा हुआ है, व्हाट्सएप पे आया है, कहाँ लिखा चाइनीज बयान था कि पाकिस्तान में फौज और अदालत का किरदार चाइनीज की नजर में। ये व्हाट्सएप पे आया है, कहाँ से पढ़ रहे हैं? वीडियो मौजूद है, आपको चाहे तो सेंड भी कर सकती है। चाइनीज में अभी जब कहाँ आया है ये? आपके उस पे आया, मोबाइल फोन पे आया है? जी है मोबाइल पर। जी मोबाइल फोन सर मुश्किल है कि वो उन्होंने ऐसी कोई बात की हो। बस यही कंफर्म करना था। थैंक यू माय लॉर्ड। अगर ये मोबाइल पे आया है तो इसकी सेहत चेक कीजिए। हाँ ये अक्सर नहीं, लेकिन अक्सर नबील साहब मैं आपको ये बता दूं कि वो जो वीडियोस भी आते हैं ना, अगर उसमें कोई डायरेक्ट कोट नहीं है, डायरेक्ट कोट ये नहीं कि वो फुटेज चल रही है और ऊपर कोई उस पर कमेंट्री कर रहा है, वो तो मैं किसी भी चीज़ के ऊपर कमेंट्री कर सकता हूँ कि जी अभी रवांडा के वजीर आज़म कह रहे हैं कि जी आपसे बेहतर तो कोई बंदा ही नहीं है, ज़रा तू चीता है। इससे ये मतलब नहीं है कि वो मुझे जानते हैं। और फिर ये भी होता है कि कभी कभी किसी और भी चीनी की तस्वीर लगा दी और वो चीनी में बात कर रहे हैं और नीचे तर्जुमा दे दिया। आपको क्या पता? ये वाले जो चीनी वजीर आज़म है, आई एम श्योर रावलपिंडी या लाहौर में कहीं बैठे हुए हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो मेड एज चाइना है, इसलिए कि चीनियों की जबान नहीं है। जलील भट्ट इस्लामाबाद से। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बात करनी है पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के ऊपर, जो वज़ीर आज़म साहब ने जी अवाम की रिलीफ के लिए जो है बनाया है। आप यकीन करें कि ये पूरे का पूरा पोर्टल जो है ये बेकार है और इसके ऊपर ना तो लोगों की सुनवाई हो रही है और ना लोगों को इंसाफ मिलता है। अच्छा। मैंने 2 दफा जो है, मैं एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे मेरे साथ वाकया हुआ और उसके बाद उस पर मैंने 2 दफा रिपोर्ट की और यहाँ की पुलिस जो है वो इतनी नाहल, और इसके बाद जाके सारी तफसीलात बताई, उनको सब कुछ दिया, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स को भी इन्होंने डस्टबिन में डाल दिया और कोई उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। और मुझे ये समझ नहीं आती कि ये तहरीक इंसाफ ने जो ये इंसाफ फराहम करने का जो एक मिनट जलील साहब यहाँ ठहर जाइए। आप कह रहे हैं पोर्टल बेकार है, आपने 2 दफा पोर्टल पे कंप्लेन की, लेकिन पुलिस वजीर आजम की हिदायत पे भी कान नहीं धर रही। इसका मतलब है कि वजीर आजम ने आपके पोर्टल की एप्लीकेशन के लिए एक्शन का हुक्म दिया था? बिल्कुल हुक्म दिया गया है। ये तो इसमें वजीर आजम का कसूर तो ना होगा ना फिर? ये यानी ये है कि एक प्रॉपर चैनल जो है, अगर उसी को ओबे नहीं किया जाएगा और ये ऑर्डर ओबे नहीं होंगे तो किस तरीके से ये मुल्क जो है आगे चलेगा। ये एक चेन ऑफ कमांड है। यानी आईजी जो है, आईजी को मार किया गया, आईजी ने जो है यहाँ पे जो डिविजनल डीपीओ है उनको मार किया और उसके बाद फिर हमें जो है उन्हीं करप्ट पुलिस ऑफिसर के सामने पेश होना। मगर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तरफ से हिदायत जारी कर दी थी। जी बिल्कुल। अच्छा, किस तरह? ये भी थोड़ा सा क्योंकि मैंने कभी पोर्टल इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं इसका थोड़ा सा वो फंक्शन शायद मैं इससे इतना हंसता नहीं हूँ। आपने कंप्लेंट दर्ज की, क्या रिस्पॉन्स आया? रिस्पॉन्स ये था कि पहले जो उन्होंने आगे जो फॉरवर्ड की वो आईजी पंजाब को फॉरवर्ड कर। अच्छा, वहाँ पहुँच गई? ये पहुँच गई। आईजी पंजाब ने जो डीपीओ थे उनको मार किया और डीपीओ ने इसको मार किया, जो लोकल पुलिस स्टेशन था उसको मार किया। उसने कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है, इसका मतलब है कि खान साहब तो पोर्टल चल रहा है, सिस्टम नहीं चल रहा। खान साहब ने वो क्लियर कर दी, आईजी पंजाब ने क्लियर कर दी, डीपीओ ने क्लियर कर दी, नीचे फंस गई है। हाँ सर, निजाम तो वही है ना सर, पोर्टल हो या तो इसका मतलब पोर्टल तो ठीक है। हाँ, पोर्टल तो ठीक है। हाँ, लेकिन बंदे ठीक नहीं है। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। कॉलिंग डे है, मर्दान से हैं अली शेर साहब। जी जनाब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं 3 साल से आप लोगों का प्रोग्राम देखता हूं और नंबर भी मिलाता हूं, लेकिन आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम सारे शौक से देखते हैं। एक आप जो एक सर जब आप 3 बोल जो ऐसी बात करते हो ना, वो हमारे दिल की बात होती है, इसलिए हमें पता होता है। एक सर इस लोगों ने पाकिस्तान से क्रिकेट बनाए हुए, जो भी टॉप शो में आता है, एक कहता है मैंने चक्का ऐसा लगाया, एक कहता है मैंने चक्का ऐसा लगाया। इस लोगों को बताया खुदा के लिए ये तो पाकिस्तान है, इसमें तो हजारों इदारे, हजारों काम है, ये तो क्रिकेट ग्राउंड नहीं कि घास का ग्राउंड है, आपने चक्का लगा दिया। आज भी सर मैंने कार्ड अभी मैंने डाला है 64 रुपये आया सर।
मतलब है कि पाकिस्तान का हमारे न कोई गैस का बिल, बिजली का बिल, ये जब तकरीर में आता है कहते हैं बिलावल भुट्टो ऐसा, नवाज शरीफ ऐसा, नवाज शरीफ ऐसा। ये नहीं कहते कि मैंने आज ये किया, ये आज ये किया, खुदकुशी करूंगा, वो तो सर पुरानी बात है, वो छोड़ो। लेकिन सर आपको मैं छोटी 2 बात बताता हूँ। नंबर 1 सर, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। 92 में मैं जा रहा था, छुट्टी आया था, रास्ते में जा रहा था, मर्दान में हड़ताल था। मैंने बोला क्यों हड़ताल है? कहते हैं कि इधर नवाज शरीफ एक रोड बना रहा है, उसका मोटरवे नाम है और अपने लोहे के लिए। सर आज आप सोच ले, अगर आज पाकिस्तान में मोटरवे ना होता, ये जो F-16 होते तो पाकिस्तान का क्या हाल होता? सही बात। एक सर दूसरी छोटी बात दूसरी, मैं सर सियालकोट बॉर्डर पर था और जब ये एटमी धमाके किए इंडिया ने जी सर, उधर से लाउड स्पीकर पर हमें हिंदू आवाज लगाते थे कि वह आप लोगों के पास तो एटम नहीं है, चॉकलेट के कारखाने है। आपको पता है सर, जितना लड़ाई होती है दिल से होता है, और हथियार बात की बात है, दिल जब बड़ा होना, हथियार आपके पास एक छुरी भी हो तो आप लड़ जाएंगे। मेरे साथ एक सिपाही था, उसने मुझे बोला शेर ये क्या होगा, हमारे पास तो एटम नहीं है। हमारा दिल इतना गिरा हुआ था ना, और जिस टाइम नवाज शरीफ ने 6 धमाके किए, खुदा की कसम सर हमारे खून आंखों पर आया था। और हमने बोला अभी हमें कोई बोले कि आप हमला करें तो हम आधा इंडिया को ले लेंगे। मतलब इतना हमारे दिल बढ़ा गया। ये जिस मुल्क में जाता है, ईरान में जाता है, इंडिया में जाता है, जिधर भी जाता है, वो पता नहीं, वो बोलते रहते हैं, बोलने में जो है ना, वो पाकिस्तान की भी, आर्मी की भी, आर्मी के सामने नजर नहीं आती। आर्मी का तो जितना शहीद होता है, जितना मुश्किल से ड्यूटियां देते हैं, जितना हमने भूख गुजारे, हमने 20 साल पता नहीं कैसी जिंदगी गुजारी है। लेकिन सर खुदा के लिए आप लोगों का तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हम पूरे घर वाले बच्चे सारे देखते हैं, 11 बजे हम जाके रहते हैं कि कब आएगा, अगर बिजली चली जाती है हम जनरेटर लगा लेते। लेकिन सर ये कहते 5 अरब दरख्त, मैं मर्दान का हूँ सर, 5 अरब नहीं, मैं कहता हूँ इसने 5 दरख्त भी नहीं लगाए होंगे। इसने क्या किया? इधर तो नेशनल पार्टी ने काम किया था या नवाज शरीफ ने किया सर, बिजली बनाया। अभी भी हमारे घर में 8-8 घंटे बिजली नहीं जाती है। तो सर आप लोग ये सब पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से सबको दुआ सलाम। और मैं कहता हूँ कि जितना नवाज शरीफ इस पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है, जितना वो काम किया, इतना किसी ने भी आज तक नहीं किया। जितना एटम पर खर्चा होता है, जितना मिसाइल पर होता है, ये किधर से आता है? ये कहते हैं नवाज शरीफ ने कहा लिया और कहा लिया, ठीक है कहा है, लेकिन पाकिस्तान को तो बनाया ना सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इतना बेड़ा पूछ रहे हैं अली, पता नहीं क्यों लग रहा है कि अली शेर साहब इमरान खान का वोटर नहीं है। नहीं देखें, मुझे अली शेर साहब की नवाज शरीफ के बारे में बातों से इसलिए इत्तफाक है कि ये एक फौजी की तरफ से आ रहा है। बेशक साबिक फौजी की तरफ, बेशक नहीं, ये जो बात है ना कि जंग दिल से लड़ी जाती है। हाँ, मोराल इज एवरीथिंग यार। सैयद बहुत खूब। तारिक हबीब साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर जी, पिछले 16 मिनट से होल्ड में था। जर्रार साहब आपको भी सलाम। वालेकुम सलाम सर। तारिक हबीब साहब शुक्र करें, सिर्फ 16 मिनट से आप होल्ड में थे। पिछले जो अली शेर साहब 3 साल से यार होल्ड पर 3 साल से ट्राई कर रहे थे। आप सुन के फोन का बिल सोचें। बातें जल्दी, वरना फिर वक्फा आ जाएगा। सर 2 बातें आपसे कहनी है कि एक प्रोग्राम आप हमारे जो साइट का जो एरिया है, यानी कराची वेस्ट, उसका सब डिवीजन, सर इतना बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है, लेकिन वो तबाह हाल हुआ हुआ है। सिर्फ 2 इदारे, DMC वेस्ट और साइट लिमिटेड के दरमियान। एक दूसरा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, आजकल आपने देखा शहीद मिल्लत, आगा खान के सामने वाली सड़क, यूनिवर्सिटी रोड, रमजान शुरू होने वाला है, अगले पीर से इंशाल्लाह पहला रोजा होगा। आप तस्वीर कीजिए कि इतनी ह्यूज ट्रैफिक, हॉस्पिटल जाने के लिए लोग कैसे रास्ता निकालेंगे और किस तरीके से ये सारा सिलसिला तरक्याती मंसूबे। सर तरक्याती नहीं है, तबाही के मंसूबे। आप एक मंसूबा शुरू कीजिए, दूसरे को शुरू कीजिए, पहले को खत्म तो कर दीजिए। ये है, आपने ये बात दुरुस्त। इसको 3 तरफ से तोड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी रोड, शहीद मिल्लत रोड और ये आगा खान हॉस्पिटल के सामने वाली रोड जो स्टेडियम रोड कहलाती है। तो वजीर बल्दियात को किसी वक्त लाइन पे लीजिए, या किसी इंजीनियर को बुला के, टाउन प्लानर को, कि यार इस तरह करते हो एक जिले के अंदर सारा हिसाब आपने तबाह कर। थैंक यू सो मच तारिक हबीब साहब। ये वाकई ऐसा है, आज मैं आ रहा था यूनिवर्सिटी रोड से, कोई 6 महीने पहले करोड़ों रुपए की लागत से नई कारपेटिंग हुई है, सेट हो गई। अब सुई गैस वाले आ गए, उन्होंने आधी सड़क खोद दी। बहुत खूब, यानी वो करोड़ों रुपए गए। अब दोबारा वो सड़क सुई गैस वाले बनाएंगे या दोबारा जो NHA बनाएगी
ये हलवाई की दुकान पे दादाजी की फातिहा है, मैं हमेशा से देख रहा हूँ। एक नया प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है, दूसरा आता है उसकी ऐसी तैसी कर देता है, फिर नया बजट अप्रूव होता है, ठेकेदार और ऊपर से नीचे तक और हम बैठ के बीआरटी को धोते हैं कि यार देखो यार ये तुम्हारा तोड़ दिया तो किसी हद तक बचपन से हमारे हर थोड़ी बीआरटी है हमारा जी। कोई और काम नहीं करना, लेकिन तरक्याती काम एक साथ करना है सर, बिल्कुल, ताकि नजर आए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बजट जो है ना वो पूरा साल के लिए होता है, मार्च अप्रैल तक खर्च नहीं होता, जून में लैप्स हो जाता है, लैप्स होने से पहले जल्दी से सारी तोड़ दे। ये है, ये हर साल होता है। नहीं ये तो है, ये चलो एटलीस्ट यार एक चीज तो है जो कंसिस्टेंट है। मोहम्मद शेर जमान है कराची से। भाई साहब, ये मैं कहता हूँ इस साल जो सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया है गंदम ना खरीदने का, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि हर साल अरबों रुपए की करप्शन होती है। गंदम का कोई डीएफसी है या कोई फूड इंस्पेक्टर है, वो अपने व्यापारियों को देता है, चाहने वालों को गंदम देता है कमीशन के। अभी हाल ही में दादू में एक एंटी करप्शन ने रेट मारा था, तकरीबन 70-80 करोड़ रुपए की गंदम बरामद कराई थी। नौशेर फरोज में, सक्खर में, लाड़काना वाक़या जो कश्मीर में ये वाक़े हुए हैं, उसमें ये है कि गंदम होती है वो बेच देते हैं, जब नया आता है तो खरीद देते हैं। उसमें काफी करप्शन पाई गई है इन सेंटरों में, हर डिस्ट्रिक्ट में। इस साल सिंध गवर्नमेंट मेरे ख्याल में आज अखबार पढ़ रहा था, उसमें कहा था कि सिंध गवर्नमेंट ने गंदम ना खरीदने करने का फैसला किया है, बहुत अच्छा फैसला किया है। इससे तो आम जो काश्तकार को फायदा नहीं मिलता ना गंदम खरीदने का। तो अब क्या है, काश्तकार डायरेक्ट बेच सकता है क्या? काश्तकार तो पहले भी आरती को देता था, पहले भी डायरेक्ट भी तो बेच सकते थे, डायरेक्ट बेच सकते थे। लेकिन अब सारी की सारी आड़ती को बेचेगा और आड़ती खून थुकवा देगा। वो तो इसलिए कि गवर्नमेंट हमेशा एक कंट्रोल रेट, सेट रेट पे तो ले लेती थी ना, वो एक श्योरिटी होती थी। देखें, गंदम में वो कमाता है जो गंदम को होल्ड कर सकता है, सीधी सीधी बात है, क्योंकि जब फसल आती है तो सबकी फसल आती है ना, रेट भी गिरती है। अगर आप 6-7 महीने होल्ड कर सकते हो ना बॉस, फिर मुझे लगता है अगले साल ये, और वो काश्तकार नहीं होल्ड कर सकता। हाँ, अगले साल यही कहेंगे कि भैया हुकूमत तो है नहीं, तो पिछली दफा तो आड़तियों ने हमारा खून चूस लिया। एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक जी। और हमारे अगले कॉलर हैं दाद मोहम्मद बुख्ती साहब, डेरा बुख्ती से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं उस्ताद भाई? आप ठीक हैं? ठीक ठाक, आप सुनाइए। जरार भाई आप ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत सर। सर मैं बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ सुई से मैं बात कर रहा हूँ, डेरा बुख्ती से जी। तो आप लोगों के प्रोग्राम में शौक से देखता हूँ, काफी दफा मैंने ट्राई की कि आप लोगों से बात हो सके। फरमाइए। यहाँ के जो सुई और डेरा बुख्ती के जो कुछ मसाइल हैं वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे तकरीबन 60-70 साल से गैस निकाल रही है पीपीएल कंपनी, बिल्कुल, और दूसरे 2-3 और भी गैस कंपनीज हैं जी। लेकिन आज तक उन्होंने यहाँ पे हमारे इलाके में एक स्कूल भी नहीं बनाया ना। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने आज तक सुई छोटा सा शहर है उसको गैस भी नहीं प्रोवाइड कर सका है। बिल्कुल। तो ये जो तब्दीली सरकार है, इससे 1 साल हो रहा है, इसने भी उन कंपनीज को ऐसे कुछ नहीं कर सका कि वो यहाँ कोई सहूलियात प्रोवाइड कर सके। गुड पॉइंट। और तीसरी बात ये है कि मीडिया जो है हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, जितने भी बड़े मसाइल हों आज तक उन्होंने, मुझे तो याद नहीं है कि किसी भी चैनल ने सुई और डेरा बुख्ती के किसी मसले पे बात की हो या उसको हाईलाइट किया हो। कम ही होता है तो, अगर होता है तो मेरा जो है ना वो काम, जो पीपीएल है, दूसरे गैस कंपनीज हैं, वो तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ मीडिया भी मेरे ख्याल से हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। मतलब हमारे मसाइल अगर वो उजागर नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? नहीं, बात बिल्कुल सही है आपकी दाद साहब। और यहाँ पर मुझे याद आ रहा है थर्म का मॉडल, जो अभी हाल में ही हमारे जो साथी हैं आज वो नहीं है, मुबश्शिर ज़ैदी, वो गए थे थर, और वहाँ पर जो थर कोल का प्रोजेक्ट है इसमें सिंध हुकूमत का भी रोल है और एंग्रो का भी रोल है। तो अब जो नज़र आ रहा है वहाँ पर अब तक और जो मुबश्शिर देख कर आ रहा है वो एक पॉजिटिव चीज़ है कि ना सिर्फ मतलब बिल्कुल एक वहाँ पर वसाइल मौजूद हैं, कोयला जैसे कि
डेरा मुक्ति और सुई में सुई गैस मौजूद है, लेकिन वहाँ पर लोकल कम्युनिटी का भी लग रहा है कि ख्याल किया जा रहा है, उनको रोज़गार भी दी जा रही है और कुछ सहूलियात भी दी जा रही हैं, और मेरे ख्याल है कि कुछ हाउसिंग और स्कूलिंग का भी शायद सोचा जा रहा है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि दिहाइयों से वहाँ से गैस एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और ये एक क्रिमिनल बात है मेरी नज़र में। एक और चीज़ जो होती है, आमतौर पे जो इस तरह कंपनियां एक्सक्यूज़ पेश करती हैं, वो कहती हैं कि जनाब बात ये कि हमारा काम है टेक्निकल। अब वहाँ की जो लेबर है ट्रेंड ही नहीं होती है, हाँ। उन्हें पता ही नहीं है, ना वो एजुकेटेड हैं। तो भैया प्रोफेशनल कॉलेज या इंस्टीट्यूट बनाना किसकी जिम्मेदारी है? तालीमी इदारे खोलना किसी, उस इलाके की आबादी को स्किल्ड करना किसकी जिम्मेदारी है? तो रियासत की ना सर। नहीं, रियासत की तो है, लेकिन जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक जानवर भी नहीं, होता बिल्कुल है। अब ज्यादा उस जानवर का नाम सुना आता है ना, पहले तो नहीं आता। तो फिर आपका ये एक्सक्यूज क्यों खत्म हो जाएगा ना कि जी लोकल को अब क्या जवाब है, इसलिए कि आपका इंस्टीट्यूट होगा उसमें ट्रेंड होंगे, नहीं बिल्कुल जॉब देनी पड़ेगी। वो तो चले फिर भी लॉन्ग टर्म चीज हो गई ना, मतलब कितनी लॉन्ग टर्म? 1954 से अब तक, 1954 से अब तक को तो छोड़ दो, अब आज की अगर बात कर रहे हैं तो देखो कॉर्पोरेशन कि वैसे तो CSR वो करते हैं अपनी PR के लिए, हो सकता है कि वो वाकई समझते हैं कि यार ये अच्छी बात है। ये कितना बड़ा PR होगा कि अगर वही तो मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन पॉइंट है कि एक्चुअली तो कॉर्पोरेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने स्टेक होल्डर्स की तरफ ना, शेयर होल्डर्स की तरफ, हमने प्रॉफिट बनाना है। तो जो एक चीज़ होनी चाहिए कि जब इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा हो और यकीनन आप बहुत प्रॉफिट भी ले रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी तो होगी ना। ये मैं यही कहने वाला था। अब वहाँ आती है हुकूमत और रियासत का रोल। आओ साथ ही मिलके बांट खाएं। हाँ देखो, पहले तो यही हुआ था ना कि जो टॉप के लोग हैं उनको आपने रॉयल्टी पकड़ा दी, वो कहाँ ट्रिकल डाउन करती है, और ना उनका भी कोई इंटरेस्ट है कि यहाँ पर स्कूल बने। ठीक है ना, PPL को हम गालियां दें, हम किसी को भी गालियां दें, जो लोकल लीडरशिप है उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी कुछ नहीं किया ना। तो पॉइंट है कि ये भी एक स्ट्रक्चर के अंदर बिल्ट इन चीज होनी चाहिए कि सर अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो ना, 2 रुपए कम से कम उस इलाके को जाने चाहिए हर सूरत में। बिल्कुल। समर अब्बास हैं इस्लामाबाद से। हेलो वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं एक सवाल आप तीनों के सामने रखना चाहूंगा और मुझे इसमें कौम को क्लियर करना है कि जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है सऊदी अरब क्राउन प्रिंस के पास पहला विजिट गया था, तो उन्होंने कहा कि हम सालिसी का किरदार यमन में ईरान से कहेंगे कि वो करे। जबकि आप तालिबान मॉडल में अगर देखें तो वहां पर पाकिस्तान के तालिबान से राब्ते थे, उन्होंने अमेरिका के लिए उन्हें ऑफर की। यहाँ तो ईरान से पीछे पूछे बगैर सालिसी का कह दिया गया। ये कौन सा मॉडल है सर? सर कहने में क्या हर्ज है? नहीं सर, एक काउंटर पार्ट मुल्क को पता ही नहीं है कि आप सालिसी किरदार अदा करने का। सर देखो उन्होंने ये कह दिया ना, माफ कर यार, देखो यार क्या इतनी बड़ी बात नहीं, कोई बुरी बात तो नहीं कही ना। हाँ ये तो नहीं कहा ना कि यार हम आके तेरे घर में घुस के तुम्हें घुस लगाएंगे यार, मतलब ये कहा होता तो मैं कहता कि यार बिल्कुल यार बहुत ये गलत बात है। मतलब ठीक है, एक बेजर मासूम सी बात कह दिया यार, छोड़ दो यार। हाँ जान लोगे क्या? ब्रेक ले ले। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं परवीन मसूद साहिबा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं लाहौर से बोल रही हूँ। मैंने ना 2 बातें करनी है जी। एक तो मैंने ये बात करनी थी कि वो इमरान खान साहब है ना, जब कहीं बाहर जाया करे ना तो अपनी स्पीच लिख कर ले जाया करे, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता कि वो कह क्या रहे हैं। आप क्या कहना चाह रही है कि वो भी नवाज शरीफ की तरह 25 से पढ़ना चाहिए उससे? नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलता, पता नहीं वो गुटखा मुंह में रखे हुए होते हैं, होश में होते हैं या नहीं होते। वो देखो ना, बिलावल को कह दिया जी बिलावल साहिबा। अगर इमरान खान साहिबा कहा जाए, जैसे शेख रशीद साहब उछल रहे थे कि कोई बात नहीं कह दिया, तो फिर शेख रशीद साहिबा को भी इसी तरह कहा जाए तो उन पे क्या गुजरेगी? आज इमरान खान साहब वहाँ जनाब चाइना में तकरीर कर रहे और उसमें कह रहे हमने इतने दरख्त लगाए। भाई तुम्हें वो बातें करने की जरूरत क्या है? वहाँ पे तुम ये बातें करने जाते हो। एक वजीर आजम ये बातें कि हमने इतने ट्री लगाए, हमने ये किया, ये कोई करने की बात है उनके पास? तुम ये बताने जाते हो? तो तुम एक वजीर आजम हो, तुम अपने काम की बात करो। ठीक जी। दूसरी बात मेरी ये कि बस दूसरी बात मैं आपको
कल को चले ठीक है, एक ही बात काफी है। और खान साहब वैसे अगर वो दरख्तों की बात करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नंबर मतलब अगर बिलियन ट्री सुनामी 1000 दफा बोला है यार, अब मतलब 5 बिलियन करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 बिलियन वो अगले 5 साल में करना चाहते हैं, कहने का मतलब ये। अच्छा, कहने का मतलब उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश ये चीज, हाँ बिल्कुल सही, जैसे उनके तेहरान के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। कौन है ये लोग? जैसे वाना के जलसे में जो जुमला था उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। ये सब मीडिया वालों की गलती है। अच्छा, बार्सिलोना से हैं मिराजुद्दीन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मिराजुद्दीन बात कर रहा हूँ बार्सिलोना से। सर मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ और काफी दिनों से मैं ट्राई कर रहा था, मैंने आपको मेल भी किया है जी। अच्छा, आपके पेज के ऊपर भी मैंने आपको अपनी कुछ रिकमेंडेशन थी वो सेंड की। जी फरमाइए, इस वक्त फरमाइए जी। तो मैं असल में चाह रहा था कि आपको लोग कॉल करते हैं और पूछते हैं कि ये मसला है और इसका हल बताएं। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग गरीब आदमी हैं, जो जिसके घर में एक घर में 5 अफराद रहते हैं और वो 500-700 रुपए कमाता है, उस घर के अगर आपको आपके जितने मसाइल है, मिसाल के तौर पर जितनी उसको जरूरियात है, जो जिंदगी की जो फैसिलिटीज वो चाहिए होती है, मिसाल के तौर पे एम्बुलेंस चाहिए होती है उसको, इमरजेंसी मेडिकल सेंटर चाहिए, एजुकेशनल स्कॉलरशिप चाहिए, शादी स्पोर्ट्स क्लब, घर नहीं है तो घर, ये सारी चीजें चाहिए। तो सर मैंने पिछले 7 साल से मैं इस चीज के ऊपर मैं स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, और मेरे पास अभी एक प्रोजेक्ट है। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि बगैर किसी गवर्नमेंट की सपोर्ट के और बगैर चंदा खैरात लिए ये सारी चीजें जो मैंने आपको गिनवाई हैं, ये सारी चीजें हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और उनके जेब के ऊपर 1 रुपए का भी एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा। बल्कि इससे ये होगा कि जब अगर वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगे तो उस प्रोजेक्ट के अंदर उनकी बचत होगी। तो ये जो 5 बिलियन खान साहब 50 लाख रिहायशी यूनिट बना रहे हैं और रोजगार दे रहे हैं 1 करोड़, तो नहीं आप ऐसा करें ना, अपने प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट जो है कम से कम उन्हें तो एक कॉपी भिजवा दें, हो सकता है उनकी थोड़ी सी मदद हो जाए, कोई नया आइडिया आ जाए। मैंने सर अपनी रिसर्च 2011 में उनको भेजी थी, तो आज तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला। नहीं तो सर आपका शोबा क्या है, मतलब आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं? सर मैं बेसिकली आईटी से बिलोंग करता हूँ। मेरे जो मैं यहाँ पे मैंने स्पेन के अंदर भी मेरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं 100 के करीब, जिनको मैंने कंप्यूटर, मोबाइल और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कोर्सेज करवाए हैं। लेकिन इसके ऊपर मैंने बाकायदा रिसर्च की है, बाकायदा सर्च करके ये मैंने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। अगर आप लोग मुझे मौका दें, अब चाहे स्काइप पे ले लें या जैसे भी आपसे राब्ता हो सके, तो मैं इसकी मेरा ख्याल है आप पहले मेल कर दीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। थैंक यू मच फॉर कॉलिंग। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। एक और कॉलर थे लेकिन अब बदकिस्मती से वक्त नहीं मिल सकता, सॉरी उबैदुल्ला साहब, अगली बार इंशाल्लाह। और आज के लिए इतना ही जी, अब मिलेंगे अगले हफ्ते। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।